जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो भैया हम करने क्या वाले हैं, आज से प्रोबेबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बीच में हमारा जो भी चैप्टर यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बचा हुआ है वो मैं बाद में आपको करा के दूंगा। आज की क्लास हम प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भैया। ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जो मुझे कहना चाहिए आपने 10th में भी पढ़ा था, आपने 11th में भी पढ़ा था और आप 12th में भी पढ़ोगे। और हाँ, एक बात बोलूँ, जिन्होंने 9th पढ़ी है ना, क्योंकि एचबीएससी में तो क्या होता है, 9th और 10th में एक ही सीरीज़ चलती है, यानी कि 10th की बुक पढ़ते हैं। बट ये 9th में भी ये चैप्टर है, वहीं से शुरू हो जाता है। और इसीलिए इस चैप्टर को वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना कुछ बिल गलत नहीं होगा। दूसरा मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। भैया देखो ना, मैथ्स में ऐसे बहुत स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो हर एंट्रेंस में पूछे जाते हैं एंड प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ देम। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो हर एंट्रेंस में एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, ये आपसे पूछा ही जाता है। भैया क्लास 11th में भी इसकी बहुत अच्छी वेटेज थी, क्योंकि ये पीएनसी के संग मिलके आता था। भैया पीएनसी का मतलब है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका ज्यादा यहाँ यूज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 13.2 भी 13.2 में ना पीएनसी का यूज हो रखा है, बट मैं उसमें यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं स्किप करना चाहता हूँ। मतलब 13.2 स्किप नहीं करना चाहता, वो टॉपिक को मैं अलग तरीके से कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए पहले एक बात करते हैं, छोटे सिरे से ही पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी देखकर आपके मन में आता क्या है, कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? मीन्स एक वर्ड में मतलब मेरे को कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं चाहिए। मुझे एक वर्ड में अगर प्रोबेबिलिटी का मतलब बताना हो तो आप क्या बोलोगे? अगर आपने कुछ भी याद हो तो? जी, पॉसिबिलिटी, ठीक है भैया। एक वर्ड आपने यूज़ करा कि भैया प्रोबेबिलिटी का मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ, चांसेस। और आपकी लोकल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, परसेंटेज। भैया मतलब बताओ। देखो, आपके मतलब मान लो कि कई ना ऐसे हमारे मैच चलते रहते हैं। जैसे कि अब मैं बोलता हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का पीओके लिख दिया मैंने, पीओके नहीं लिखना। ओके, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है। अब समझो, इसमें मैं आपसे पूछूं कि भैया इंडिया की जीतने की क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर इंडिया के जीतने के क्या चांसेस हैं, या फिर पाकिस्तान के हारने के क्या चांसेस हैं, तो भैया ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटीज में आ जाती है। अब ऑब्वियसली आप कहोगे कि भैया इंडिया के जीतने के चांसेस कितने होंगे अंश? 100%, है ना? अच्छा, इसी को मैं बोलूँ अगर परसेंटेज में कैसे बताते हो, तो भैया तेरे को क्या लग रहा है कि कितने कितने परसेंटेज की आज इंडिया जीत जाएगी? मान लो अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, चलो देशभक्ति को हटाओ, मान लो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, तो भैया अभी किसने नॉकआउट करा था हम लोगों को वर्ल्ड कप में? ऑस्ट्रेलिया ने ही करा था ना शायद? इंग्लैंड ने। चलो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है, ठीक है। अब मान लो आप मैच देख रहे थे, ड्यूरिंग द मैच आपके पापा आपके पास आए, आपके पापा ने आपसे पूछा कि यार क्या लग रहा है तुझे कि इंडिया के जीतने की क्या परसेंटेज है? तो भैया आपने बोला कि पापा 50% लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी। अब एक बात सोचो, ये परसेंटेज, चांसेस, पॉसिबिलिटीज, ये जो भी आप नॉर्मल बातें करते हो ना, ये कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से रिलेटेड है। नो डाउट मैथ्स में हम ज्यादा टेक्निकल पढ़ते हैं, बट उसका बेस यही है। उसका बेस यही है कि भैया किसी चीज के आउटकम को एस्टिमेट करना। मतलब देखो, आउटकम क्या हो रहा है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है। आउटकम क्या है कि इंडिया जीतेगी, ये आउटकम ही तो है भैया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कोई टीम जीत जाएगी, कोई टीम हारेगी, तो ये आउटकम है। तो भैया किसी भी इंसिडेंट के, इवेंट के आउटकम को बताना, परसेंट नंबर में क्वांटिफाई करना, उसको क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। उसको क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। मैं एक बात कहूं, अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है ना, तो बस आप इसके बगल में इतना लिख लो। एक मिनट। चांसेस ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। बस इतना लिख लो, ठीक है? ये टेक्निकल लैंग्वेज में इतना बहुत है। भैया इतना बहुत है, मतलब सुनो भैया, आपको मैं बताता हूँ। देखो मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये इस लैंग्वेज से। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि भैया इंडिया आपकी वॉन हो जाएगी, जीत जाएगी, इंडिया वॉन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी? तो आपने बोला भैया 100%। अब मैं आपसे ये पूछूँ, यहाँ पर एक और चीज़ है। अगर मैं बोलूँ कोई बात नहीं, आ जाएगा। अच्छा चलो, अब मैं दूसरी आपसे बोलूँ कि भैया पाकिस्तान के जीतने के क्या चांसेस हैं? क्या हो रहा है यार आज? जरा ये क्यों आ रही है? हाँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि पाकिस्तान के जीतने के क्या चांसेस हैं? तो यहाँ पर आप बोलोगे ऑब्वियसली 0%। क्या बोलोगे? 0%, यही बोलने वाले हो। अब पर एक बात समझो, पाकिस्तान के जीतने के चांसेस मैंने बोला, आपने 0%, तो मैं ये बोल दूँ कि भैया पाकिस्तान के हारने के चांसेस
लॉस होने के चांस यार सॉरी थोड़ी देर चल नहीं रहा पता नहीं। पाकिस्तान के लॉस के चांसेस कितने हो जाएँगे? मैं ये बोल सकता हूँ 0% भई दोनों की एक ही बात है ना देखो। मैंने क्या लिखा ऊपर किसी अच्छा मैं हिंदी में बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ की घटना होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी को ना होने के चांसेस को क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देखो होना क्या है कि भैया इंडिया का जीतना ये हो रही है इंसिडेंट कि भैया इंडिया जीतेगी और पाकिस्तान का ना जीतना यानी कि पाकिस्तान लॉस तो भैया ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हम ऐसे ही पढ़ते थे। बचपन में जो हमारा सबसे फेवरेट फ़ॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी के लिए, वो क्या था देखो, याद है किसी को? प्रोबेबिलिटी और भैया ये सिंपल फ़ॉर्मूला था, फ़ेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब भैया पता है इसमें मुझे कोई केस तो लेना नहीं चाहिए, मेरे को ये आगे बढ़ जाना चाहिए बट मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे हों जिनको याद ही ना हो कुछ भी। तो एक काम करते हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो, अब एक बात सुनना, मान लो ये कौन-सा कलर दिख रहा है तुम लोगों को? ग्रीन दिख रहा होगा, चलिए। मान लो यहाँ पर भैया ग्रीन कलर की और मैं आपसे कहता हूँ कौन-सा कलर लूँ दूसरा? रेड चलो। रेड कलर की कैंडीज़ हैं। ये क्या है कैंडी? अब कैंडी समझते हो ना क्या है? क्या होती है? ये नालायक हो, है ना? अब मान लो यहाँ पर आपकी कैंडीज़ है। एक बात बताओ टोटल कैंडीज़ है कितनी यहाँ पर? तो मैं कहूँ कि 5 मेरे पास ग्रीन की कैंडी है और 3 किसकी है मेरे पास रेड की, तो मैं यहाँ पर टोटल कैंडी बोलता हूँ 8 है मेरे पास। कितनी है? 8। अब इस फ़ॉर्मूले को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो किसी मतलब हम बचपन में ऐसे ही पढ़ते थे। किसी बच्चे ने क्या करा इसमें हाथ डाला और एक कैंडी निकाली। एक कैंडी निकाल ली कोई भी। अच्छा एक बात बताओ टोटल कैंडी कितनी है मेरे पास यानी कि टोटल आउटकम कितना है यहाँ पर? मेरे पास 8। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि वो रेड कैंडी होगी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो आपका आंसर होना चाहिए भैया 3/8। मेरी बात ध्यान से सुन लेना मिस मत करना क्योंकि आगे मैं टेक्निकल में बहुत ज्यादा आगे चले जाऊंगा। ये वही मैं अभी मैं बेसिक्स बातें कर रहा हूँ, ये सब बेसिक है आपका। भैया सुनो, यहाँ मैंने क्या बोला कि रेड कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। देखो टोटल कितनी कैंडीज है मेरे पास 8, तो यहाँ मैंने क्या लिखा टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है? तो भैया देखो, आपको कौन-सी कैंडी की प्रोबेबिलिटी बतानी थी? रेड की। तो भैया रेड है कितनी आपकी 3। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि ग्रीन कैंडी की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो नीचे तो आंसर कितना रहने वाला है आपका? 8 नीचे आपका 8 ही रहने वाला है। ग्रीन कैंडी है कितनी आपकी? बताना ज़रा। भैया 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 तो आप बोलोगे 5/8 खत्म कहानी। ये आपका क्या था भैया? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। सिंपल फॉर्मूला था जो मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपका माइंडसेट नहीं था तो अब शायद हो गया होगा। भैया ये आपका पहला बेसिक पॉइंट था। चलो, ये अच्छी बात है। अब मैं आपको ना कुछ और बेसिक पॉइंट पढ़ाता हूँ। अच्छा इसको अच्छे अच्छे से समझना। ऊपर वाला तो हो सकता है कि आप लोगों ने सब नहीं पढ़ा होगा मोस्ट प्रोबेबली। लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। अब भैया ये इसमें क्या है सुनो। भैया याद रखना किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैं कहता हूँ हो सकती है 1 और मिनिमम कितनी हो सकती है भैया? मिनिमम तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है आपकी 0। भैया एक्सप्लेन करिए इस चीज़ को, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब मान लो आप लोग देश प्रेमी तो हैं ही हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था। आपके पापा आए मैच के सेशन में और पूछा कि यार आज इंडिया के जीतने के क्या चांसेस हैं? इंडिया के जीतने के क्या चांसेस हैं? भैया अंश हमारे बड़े भावुक हो गए। उन्होंने बोला भैया आपके पापा चांसेस? आप कैसी बातें कर रहे हो पापा कोई चांसेस नहीं। इंडिया के जीतने के चांसेस कितने हैं? 200% है। और एक बात याद रखना आप लोग भी ना अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसा यूज़ कर लेते हो। अरे भैया 200% ये होगा ही होगा। भैया देख लियो 200% इस बार अब मैं फेल होऊँगा ही होऊँगा, ऐसा बोलते हो ना आप लोग? भैया 200% है इस बार तो मैं पास होऊँगा ही नहीं होऊँगा। भैया नेगेटिव क्यों बोल रहे हो पॉजिटिव बोलो। अच्छा भैया 200% है कि मैं इस बार पास होऊँगा ही होऊँगा, ऐसा है बोलते हो ना आप लोग? तो भैया वो 200% ना आप बेवकूफ बना रहे हो, कुछ नहीं होता। भैया 200% कोई चीज़ नहीं होती, 100% तक होती है। भैया जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चलती है वो 100% तक चलती है। तो ये जो 200% है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अच्छा पापा पता आए, पापा मूड खराब था, पापा ने पूछा, "यार पाकिस्तान के जीतने के क्या चांसेस हैं?" तो भैया आप लोग बड़े भावुक हो गए, आपने कहा कि हाँ पापा पाकिस्तान के जीतने के चांसेस हैं -200%। मान लो आपने बोल दिया -100%, ऐसा नहीं होता, ये भी नहीं होता। भैया जो लिमिट होती है ना, जो कंपैरिज़न चलता है, वो 0 से लेकर 0 टू 100% चलता है। भैया 0 टू 100% का मतलब यहाँ ये है कि अगर मैं पूछूँ कि इंडिया के जीतने के चांसेस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो आप बोलोगे कि आज 100% है कि भैया इंडिया जीत जाएगी। तो इंडिया अगर जीतेगी 100% तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ। भैया 100 है, अगर परसेंटेज है तो डिवाइड कर दोगे 100 से, ये आपका आंसर 1 ही आएगा।
अच्छा, पाकिस्तान के जीतने के चांसेस आपने कितना बोलना है? मिनिमम कितना हो सकता है? 0% तो 0% को तो भैया 0 बोल सकते हैं, खत्म कहानी। मतलब 100% को आप 1 बोल सकते हो ना भैया, 1 से कंपेयर कर सकते हो आप, खत्म कहानी। तो भैया किसी भी चीज़ की जो आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 1 और मिनिमम कितनी होगी भैया आपकी 0। याद रखना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी -0.7 आप कहोगे गलत है। अगर मैं बोलूँ किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 3 है, आप बोलोगे गलत है। क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1 और मिनिमम कितनी रहेगी आपकी? 0। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये भैया सारे बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? चलिए पॉइंट नंबर 3 जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको, ये यूज़ होगा याद रखना। अभी ना काफ़ी क्वेश्चन में ये यूज़ होने वाला है, कॉइन सिस्टम। भैया कॉइन सिस्टम का मतलब देखो, आपने ना बचपन में एक वर्ड सुना होगा, पहली बात तो सुन लो, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अभी बता दूँगा, ये जिसको समझ नहीं आ रहा है, मैं बता दूँगा, आप समझो। मान लो एक सिक्का उछाला गया गया, एक कॉइन, तो क्या-क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ आ सकता है? कुछ भी नहीं आ सकता मेरे। चलो, आपने 2 कॉइन उछाले, अभी आप उछाल के देखेंगे, जहाँ-जहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने घर में लेंगे 2 कॉइन्स और आप उछालेंगे। एक बात बताओ क्या-क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों सिक्कों में हेड आ जाए, हेड-हेड आ जाए, दोनों सिक्कों में हो सकता है टेल आ जाए। भैया हो सकता है पहले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे सिक्के में टेल आ जाए। हो सकता है भैया पहले सिक्के में टेल आ जाए और चौथे सिक्के में हेड आ जाए। भैया इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा फॉर श्योर। अब ये बात याद रखना 2 कॉइन का। अच्छा मैं 3 कॉइन की बात करूँ ना, तो शायद आप थोड़ा कन्फ्यूज़ होने लगोगे कि भैया 3 बार हेड, 3 बार टेल, पता नहीं क्या-क्या करोगे। अब देखो यहाँ है क्या, मान लो मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ 3 कॉइन का, तो आप कैसे लिखोगे? 3 बार हेड, 3 बार टेल, फिर आप सोचोगे भैया 2 बार हेड, 1 बार टेल, 2 बार टेल, 1 बार हेड। फॉर श्योर ये भी ऐसे भी आप लिख लोगे। पर पता है क्या है? जब भी 2 सिक्के से ऊपर की बात चले ना, तो आपको एक लॉजिक लगाना है, वो लॉजिक मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है यहाँ पर। देखो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 3 कॉइन टॉस में आपको कर लेना है 2 की पावर 3। आंसर कितना होगा? 8। तो ये 2 की पावर 3 का मतलब देखो क्या, सिक्का उछालने पे 2 ही चीज़ आ सकती है, या तो हेड या टेल। तो भैया यहाँ 2 इसका मतलब ये है कि या तो हेड आएगी या टेल आएगी। 3 का मतलब यहाँ क्या है, कितने सिक्के उछाले गए या फिर सिक्के कितनी बार उछाले गए। भैया दोनों में फ़र्क है। कितने सिक्के उछाले गए कि मान लो एक संग मैंने 3 सिक्के उछाल दिए, और कितनी बार उछाले गए मतलब एक बार उछाला, 1 सिक्का, फिर दूसरी बार उछाला, फिर मैंने तीसरी बार उछाला, तो भैया n होता है यहाँ पर, मतलब जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। मन में आ रहा होगा ना, कैंसल ही कर दो, है ना? है ना? चलो, यहाँ पर n क्या शो करता है? ये n आप दो 2 क्या शो करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, हेड और टेल। n शो करता है नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, या फिर नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड, नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड, ये 2 चीज़ें बताता है, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड या फिर नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड। अब आपने करा यहाँ 8 आ गया, अब आपको करना क्या है देखो, सैंपल स्पेस लिखने के लिए, ये सैंपल स्पेस लिखना नहीं सीखोगे, 13.1 में भी प्रॉब्लम होगी, 13.4 में भी प्रॉब्लम हो सकती है बेस थ्योरम में, और मिसलेनियस के क्वेश्चन में भी अटकोगे। याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा है टॉपिक, याद रखना। अच्छा, 8 को आपने 2 से डिवाइड करना है, आंसर कितना आएगा भैया? 4, यही आएगा ना? अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पर 4 आया, आपको 4 बार हेड लिख देना है और 4 बार क्या लिख देना है? टेल, ठीक है भैया? जैसे यहाँ 4 आया, 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 2। आपको कुछ नहीं करना, 2 बार हेड, 2 बार टेल। क्या लिखोगे? 2 बार हेड और फिर क्या लिखोगे? 2 बार टेल। भैया यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 1। यहाँ पर फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। भैया ये हो गए आपके पॉसिबल आउटकम। भैया देखो 8 आउटकम्स बनने थे, 8 के 8 लिख दिए हमने पूरे के पूरे। लॉजिक बहुत क्लियर रखना अपना कि भैया आपको क्या करना है, 8 है, 8 को पहले 2 से डिवाइड करना है, आएगा 4। 4 बार हेड, 4 बार टेल लिख लो। फिर भैया 4 आया हुआ था, 4 को 2 से डिवाइड करा, आंसर आएगा 2। तो आपको 2 बार हेड और 2 बार टेल लिखना है। फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 1, और 1 तक ही लास्ट जाना होता है। 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, आपको ऐसे लिखते चले जाना है। भैया एक बात बताओ, एक बार हमें आप और रिपीट करा सकते हो? 1 मिनट रुक देना मुझे, ना मुझे वीडियो पॉज़ करके इसको फिर से रिस्टार्ट करने दो एक बार। चलिए, होप फॉर द बेस्ट कि अब सही रहेगा। चलिए। एक काम करते हैं, एक बार ना 4 कॉइन का कर लेते हैं। 4 कॉइन यानी कि मान लो भैया मैंने क्या बोला आपसे? हाँ, अब बढ़िया चल रहा है। 4 कॉइन टॉस्ड, ठीक है? 2 की पावर यहाँ पर 4 करोगे, भैया मैंने 2 की पावर n बोला है, तो यहाँ पर 4 का मतलब है कि फ ये 4 बार कुछ सिक्कों को उछाला गया।
2 की पावर 4 करोगे आंसर कितना आने वाला है 16। अब प्लीज़ अच्छे से इसको देख लेना क्योंकि इसके बाद हम रिपीट नहीं करेंगे। 16 को किससे डिवाइड करना है भैया? 2 से। कितना आएगा आंसर? 8। 8 बार क्या करोगे आप भैया? 8 बार ऐसे हेड लिखते चले जाओगे। 4, 5, 6, 7 एक और ले लेते हैं 8 और 8 बार क्या लिखोगे आप? टेल। भैया ये गधा मज़दूरी करवाना ज़रूरी है? भैया हर बार आएगा देखो 4 कॉइन का आपके सिलेबस में हो या ना हो, वैसे तो आ सकता है क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। बट याद रखना मैंने बोला ना एंट्रेंस में, वहाँ जब ये चीज़ें ये आपको ट्रिक्स नहीं पता चलेंगी और बाकी सबको पता होंगी, तो कोसोगे अपने आप को। तो इसलिए प्लीज़ यहीं सीख लो, ये ट्रिक्स आगे तक काम आती है। ठीक है, 8 आया, 8 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से, आंसर कितना आएगा भैया? 4। अब क्या करोगे ज़रा मुझे बताओ? 4 बार हेड लिखोगे, देखो 4 बार हेड लिखा मैंने और 4 बार क्या लिख दूँगा? टेल। फिर क्या करूँगा भैया? 4 बार हेड लिख दूँगा और 4 बार क्या लिख दूँगा? टेल, ठीक है? भैया 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। क्या लिख दूँगा? 2 बार हेड, 2 बार टेल, ध्यान से देख लो 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर कितना भैया? 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। बचा कितना बचा बच्चों कितना बचा हुआ है यहाँ पर? 2 किससे डिवाइड करूँगा? 2 से 1। अच्छा 1 के बाद भी डिवाइड करना है किसी से? बस 1 तक, यहीं तक जाना है। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा बताओ? 1 आया है, तो क्या करूँगा अंश? एक बार हेड, एक बार टेल। बच्चों प्लीज़ अच्छे से सीख लो, मैं ट्रस्ट यू कैन ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स ठीक है? ट्रस्ट रखो ये सच में काम आएगा आपके आगे। आप ये बात बोलोगे कि सच में कहीं न कहीं तो काम आया है। हेड, टेल, 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 खत्म कहानी। ये आपके बन गए भैया 16 के 16 आउटकम्स आपके बन गए। ऐसे क्वेश्चन्स हैं अभी एग्ज़ाम अभी हम देखेंगे 13.1 करेंगे ना, तो हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। तो कॉइन सिस्टम आपका खत्म होता है यहाँ पर। भैया कॉइन सिस्टम के बाद एक मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। तीसरा जो आपको पता होना चाहिए वो होता है डाई या फिर आप बोल सकते हो टाइज़ सिस्टम। भैया डाई का मतलब पासा वो लूडो वाला जो पासा नहीं होता वो सिंपल। तो ये डाई किसको बोलते हैं जब सिंगल हो, तब सिंगल हो। बट जब हम पेयर में खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम डाइस। देखो, जब सिंगल वो होता है पासा तो उसको हम बोलते हैं डाई। बट अगर 2 पासे की बात करी जा रही है तो क्या बोला जाएगा डाइस, डाइस इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, एक डाई में क्या-क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं? अगर एक डाई की बात करूँ तो क्या-क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 खत्म। इसके अलावा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता भैया। अच्छा बताओ 2 डाई हमने रोल्ड करे, 2 डाई हमने रोल्ड करे। अब क्या लिखूँगा मैं बताओ? कितने सैंपल स्पेस होंगे? तो यहाँ पर फ़ॉर्मूला होता है 6 की पावर n। देखो 6 आउटकम्स तो होते ही हैं आपको। अब आप जितने डाई उछालोगे तो यानी कि 6 की पावर 2 यानी कि आपने 2 डाई उछाले हैं तो कितने आउटकम्स बनेंगे आपके? 36। भैया आप प्लीज़ बता सकते हैं 36? मैं बताता हूँ देखो। मैं सारे नहीं लिखवाऊँगा बट मैं कुछ लिखवा दूँगा देखो। हो सकता है 1-1 आ जाए दोनों डाई में। आप लूडो खेलते हो, फ़ोन में खेल सकते हैं देखो खेल के देखना। 1-1 आ जाए। हो सकता है 1-2 आ जाए, हो सकता है 1-3 आ जाए। ऐसे करते-करते मैं बोलता हूँ मान लो 1-6 आ जाए, राइट? अच्छा, भैया क्या आ सकता है? 2-1 ऐसे करते-करते क्या आ सकता है? 2-6 भैया मतलब यहाँ पर मान लो कि 2-3 भी होगा बीच में, है ना? मतलब ये बीच में डॉट-डॉट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। भैया यहाँ 3-1 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 3-6 भैया ऐसे क्या-क्या आ सकता है मैं बता देता हूँ। 4-1 4-6 फिर मैं बोल दूँ 5-1 फिर क्या आ सकता है? 5-6 भैया 5-6 के बाद मैं लिख देता हूँ 6-1 अच्छा बच्चों बताओ 6-2 आया होगा, 6-3 आया होगा, फिर लास्ट में क्या लिख दूँ? 6-6 ऐसे अगर आप इसको चुनोगे ना मतलब गिनोगे तो पूरे 36 के 36 सैंपल स्पेस बन जाएँगे। एग्ज़ाम में भी आपको कभी भी पूरे नहीं लिखने बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ सैंपल स्पेस? भैया कुछ नहीं है, मैं बस जोड़े बना रहा हूँ कि जोड़ों में जो-जो आ सकता है वो मैंने लिख दिया, खत्म कहानी। भैया इसके अलावा कुछ आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता ना। देखो, मैं आपको बोलूँ कि 2 डाई अगर आप फेंकोगे तो मैक्सिमम नंबर 12 ही आ सकता है। क्योंकि दोनों डाई में 6 शो होगा तो 6 प्लस 6 12 ही हो सकता है। आप इस चीज़ को याद रखना ये क्वेश्चन आगे आएँगे ऐसे सारे, ठीक है? चलो, अब ये 2 चीज़ हमने करी, अब मैं आपको लाता हूँ कि भैया एक्सरसाइज़ 13.1 में हमें पढ़ना क्या है? देखो आपको उसमें पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ से प्लीज़ थोड़ा-सा वो अलर्ट हो जाना क्योंकि बेसिक पार्ट खत्म है। आपको पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बट मैं आपसे ना ये कहना चाहूँगा, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विदाउट नॉलेज ऑफ सेट्स या फिर मैं ये कहूँ कि ये प्रोबेबिलिटी विदाउट नॉलेज ऑफ सेट्स आप नहीं कर सकते। भैया सेट्स कोई चैप्टर था शायद? कोई सेट्स कोई चैप्टर था बताओ? कहीं पढ़ा है आपने? भैया क्लास 11th का सबसे प्यारा चैप्टर था और चैप्टर नंबर फर्स्ट था ये। क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट था सेट्स और दूसरा था रिलेशन एंड फंक्शन। याद करो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चौथा पीएमआई, पांचवा कॉम्प्लेक्स नंबर था या नहीं था? था ना? भैया याद तो आ रहा है कुछ-कुछ बट थोड़ा ब्लर है। अब सुनो, आपको ना मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें बताने वाला हूँ सेट से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि आपको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती यहीं पर सीख लो।
नहीं आती यहीं पे सीख लो क्योंकि 13.2 में भी मैं सेट्स का यूज़ करूँगा। उसकी बातें वहीं करेंगे, यहाँ पर बेसिक सेट है। अब सुनो, भैया मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए सेट लिखा, ए सेट लिखा, मैं ना बॉक्स बड़ा गंदा बनाता हूँ, आप लोग अच्छा बना लेना 1, 2, 3। मान लो मैंने यहाँ पर बी सेट लिखा 2, 4, 5, 6। अब होता क्या था क्लास 11th में मुझसे पूछा जाता था कि भैया ए यूनियन बी बताओ। तो भैया अब ये यूनियन है, इसको क्या पढ़ा जाता है? क्या पढ़ा जाता है नालायकों? कोई बोल ही नहीं रहा। चलिए, यूनियन। अब यूनियन को कैसे लिखते हैं वो भी देख लो। मीन्स ऑल एलिमेंट्स, अच्छा ये जो सेट्स के अंदर लिखे रहते हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। ऑल एलिमेंट्स विदाउट रेपिटेशन। भैया क्या लिख दिया समझ नहीं आ रहा। अच्छा रुको तो सही। जो मैंने लिखा है वो मैं समझा के जाऊँगा, पक्की बात है। देखो, भैया मैंने ए यूनियन भी बोला, यू अच्छा यू का मतलब यूनियन है। यूनियन किसको यू किसको डिनोट करता है? यूनियन को। अब आपको करना क्या है, एक ऐसा बॉक्स ही बनाना है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है वो सारी लिख दो। जैसे कि 1, 2, 3 लिख दो। ए की लिख दी, बी की भी लिख दो, बी की भी लिख दो। 2, 4, 5, 6 ये मैंने बी की भी लिख दी। बट यहाँ पर समझो, ऑल एलिमेंट्स विदाउट रेपिटेशन। बट आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पर 2 2 बार आ चुका है। भैया यहाँ पर 2 2 बार आ चुका है, ये शायद आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, एक बार इस 2 को यहाँ से मिटा देना है। नालायकों मतलब लिख के मत मिटाना, आप लोग पहले ही उसको हटा दोगे। मीन्स अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आप उसको एक ही बार लिखोगे, दूसरी बार लिखने की गलती नहीं करोगे। दैट इज़ योर यूनियन। चलो, एक यूनियन आप लोग बनाओगे प्रैक्टिस के लिए? जी भैया हम बनाएँगे। ए, बी, सी, डी, ई बनाना ज़रा। बताओ, इसमें ए यूनियन बी क्या बनेगा आपका? हुँ, मतलब ऐसा कुछ ब्रैकेट होता है बट ठीक है, ब्रैकेट कैसा भी बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बताओ यूनियन क्या बनेगा यूनियन आपका? मैं आपसे कहूँ कि आपको ये सारी डिजिट्स लिखनी है पहले ए, बी, सी, डी, ई सब लिख दो। ए पूरा लिख दो मैं कहता हूँ। ए, बी, सी भैया कॉमा लगाना ज़रूरी है। हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी है। सी, डी, ई आप ये लिख दो। अब यहाँ पर एक बात समझो, ये डी अगर आप फिर से यहाँ पर लिख दोगे तो रिपीट नहीं हो जाएगा डी, डी 2 बार आ जाएगा और ये अगर ई भी आप लिख दोगे तो रिपीट आ जाएगा, तो आप यहाँ पर डी और ई को क्या करने वाले हो? इग्नोर। भैया क्या लिखोगे आप इससे आगे? एफ और जी। भैया नॉर्मल सी बात है, मैं टाइम सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ी-थोड़ी बातें। डन है ये मेरी बातें? चलिए, ए यूनियन भी आपका हो गया। अब मैं आपसे बोलूँगा ए उल्टा यू, डी। अब ये उल्टा यू कुछ नहीं होता, इसको पढ़ा जाता है भैया क्या? इंटरसेक्शन उफ कॉमन पोर्शन। उफ उफ का मतलब पता है क्या है, समझते हो ना? मतलब जैसे कोई बताता है ना अपना नाम कि मेरा नाम ये है और उफ मतलब ऐसे करके करते हैं ना आप लोग, करते होगे आप लोगों का, आप अपने आप को कभी करते होगे किसी को इंट्रोड्यूस ऐसे ही? कॉमन पोर्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट्स। ये आप बात समझना, आपको समझ आएगा एग्जांपल से, ठीक है? फिर लेट्स से आपका जो ए था वो क्या था अभी? 1, 2, 3 राइट? बी कितना था भैया आपका? 2, 4, 5, 6 भैया ये पहले वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6 डन। अब मुझे एक बात बताओ, ए उल्टा यू यानी कि इंटरसेक्शन पढ़ते हैं इसको, कॉमन पढ़ना है इसको, इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है। सेट्स में आपको इंटरसेक्शन पढ़ना था, आपको याद होगा। ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, तो भैया ए और बी सेट के बीच में कॉमन क्या है? बताओ, एक ऐसी चीज़ जो दोनों के बीच में कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है? मैं आपसे कह दूँ कि भैया यहाँ पर भी क्या कॉमन है? भैया ये 2 और ये 2 कॉमन है ना इन दोनों के बीच में, तो ये जो भी कॉमन होगा उसको आपको ऐसे लिख देना है। मीन्स जो भी यहाँ पर कॉमन होगा उसको आपको ऐसे लिख देना है कि हाँ, ये इसका कॉमन पोर्शन है। अगर इन 2 सेट की बात करूँ, ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो बताओ क्या कॉमन है? अंश हाँ, ई और चलो ई और डी लिख दिया मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ई और डी भैया ये क्या है? कॉमन पोर्शन है। ये 2 बातें क्लियर हो रही है आपको? भैया पक्की बात? अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 चीज़ें तो आपने सीख ली। मुझे एक बात बताओ, जो ए यूनियन बी है, वो बी यूनियन ए के बराबर होगा या नहीं होगा? या फ़ॉर श्योर होगा, आप करके देख लेना अभी। और जो ए इंटरसेक्शन बी है, वही बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, आप करके देख लेना अभी। भैया अभी आप करके देख लो। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी के बीच में 2 कॉमन है, अगर मैं बोलूँ बी और ए के बीच में क्या कॉमन है, तो भी तो आपका आंसर 2 ही रहने वाला है, आप करके देख लो। बी और ए के बीच में तो क्या है कॉमन है, 2 ही कॉमन है। और अगर आप यू यू किसकी बात करते हो भैया? आप बात करते हो यूनियन की।
यूनियन भी अगर आप बी यूनियन ए ही निकालोगे ना, तो वो फॉर श्योर ए यूनियन बी के बराबर ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। मीन्स 2 सेट के बीच का यूनियन और इंटरसेक्शन अगर आप निकाल रहे हो तो यू मतलब अगर आप उनको आगे-पीछे कर देते हो, उनकी प्लेस चेंज करते हो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, खत्म कहानी। मैं तो सिंपल कहता हूँ, आपके और मेरे बीच में कुछ कॉमन है, तो मान लो कि वही चीज़ मेरे और आपके बीच में भी तो कॉमन होगा। तो बस सेम है, इंटरसेक्शन और यूनियन का सिंपल ये लॉ है। ये 2 बातें हुई आपकी। तो एक बात बताओ, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे, पढ़ाते-पढ़ाते कहाँ चले गए? मैंने कहा ठीक है, मैं उसी पे आता हूँ। चलो, अब आप आपकी रियल एक्सरसाइज़ शुरू करता हूँ। जितना भी बेस बिल्ड करना था मैंने कर लिया है, समझना। एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करेंगे क्योंकि वो बेस्ट वे है इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने का, आप समझो। ठीक है? मैं सारी चीज़ इसमें लिखवा दूँगा। हाँ, 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 बट इससे पहले ना एक पोर्शन और कर लेते हैं यार। एक और चीज़ कर लेते हैं लास्ट, लास्ट। एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। भैया ये 2 ऐसे टर्म हैं, जो बहुत यूज़ होने वाली है इस प्रोबेबिलिटी में, एट लीस्ट और एट मोस्ट। अब एट लीस्ट के बारे में मेरे को क्या लिखना चाहिए? वी विल अच्छा पहले मैं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं मेरे साथ। वी विल फोकस ऑन मैक्सिमम लिमिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वी विल फोकस ऑन लोअर लिमिट, मोस्टली केसेस विल बी 0। ये बात तो समझ आई नहीं होगी? या मेरे को भी नहीं आई अभी तक, तो अभी मैं एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा तो मुझे भी नहीं आती। चलिए, एक बात बताओ, आपने काम करें ऊपर से हम उसे कॉपी कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्यों लेके लिख रहे हैं दोबारा से? क्यों मेहनत करना, राइट? चलो, अब प्लीज़ मेरी कुछ बातें सुनना, ठीक है? देखो, आपने क्या करा ये एग्ज़ाम्पल मैं समझा रहा हूँ। आपको मैंने क्या कहा कि भैया यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि भैया आपने क्या करा है, 2 कॉइन को टॉस करा है, 3 कॉइन को टॉस करा है, तो भैया ये आउटकम्स हो सकते हैं। ये अभी-अभी हमने ऊपर बनाया था, बस मैंने वहाँ से कॉपी करा है। अब समझना, मान लो मैं इसमें ई इवेंट कह रहा हूँ कि एट लीस्ट 2 हेड शोज़। मैं क्या कह रहा हूँ, भैया इसमें कम से कम 2 हेड शो हुए हैं आपके। आप ऐसा इवेंट बताओ कि जिसमें कम से कम 2 हेड शो हुए हैं। तो एक बात बताओगे, आप ऊपर में से कौन-कौन से वाले उसमें बोलोगे? तो भैया देखो, सबसे पहले तो 2 वाले हेड वाले ले लो, जिसमें सिर्फ 2 हेड है। तो बताना 2 हेड किस-किस में थे बच्चों? बताओ कौन-कौन से इसमें 2 हेड है? सिर्फ 2 हेड है। देखो, सबसे पहला तो मैं ले रहा हूँ HHT। सबसे पहला मैंने आपका लिया HHT। उसके बाद मैं ले रहा हूँ आपका HTH। फिर ले रहा हूँ मैं THH। चेंज करनी पड़ेगी। फिर मैं क्या ले रहा हूँ? THH। फिर उसके बाद बताओ, भैया इसके बाद और कोई नहीं है। ये 3 हो गए। HHT, भैया HTH और फिर THH। अब सुनो, इसमें क्या आता है, आपके 2 हेड शो हो रहे हैं, ठीक है? अब एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 हेड। देखो सुनो, अब एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम 2 हेड। तो यानी कि जब भी मेरे को कम से कम में बोलेगा ना मैथ्स के अंदर, मैं देखूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। भैया देखो, आप एग्ज़ाम में अक्सर बोलते हो कि कम से कम यार मेरे 40% आ जाए। अब आपका स्कोर, आपका गोल 40 नहीं है। आप कह रहे हो कम से कम 40 आ जाए, आप मैक्सिमम कितने ला सकते हो? 100%। या आप मैथ्स के एग्जाम में लेट्स से कि 100 नंबर का पेपर हुआ, आप कह रहे हो कम से कम मेरे 40 नंबर आ जाए। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि आप 40 या उससे कम चाहते हो। इसका मतलब ये है कि कम से कम आपकी लोअर जो चाहत है वो 40 है, मैक्सिमम आप कितना चाहोगे? 50 आ जाए, 60 आ जाए, 70 आ जाए, 80 आ जाए, 90 आ जाए, 100 आ जाए। अब एक बात सोचो, लेट्स से अंश ने बोला कि मेरे मैथ्स में एटलीस्ट 40 नंबर आ जाए। मैंने अंश को मैथ्स में 55 नंबर दे दिए। अंश, आप खुश होंगे या दुखी होंगे? खुश हो गए। भैया एक बात बताओ, अंश को मैंने 90 नंबर दे दिए। मैं बहुत मेहरबान था, मैंने फीस ली डबल और मैंने 90 नंबर दे दिया। अब बताओ कि अंश आप दुखी हो गए, खुशी हो गए? भैया ना भैया खुश हो जाएँगे, ठीक है। अच्छा मैंने मान लो कि 95 दे दिए, कुछ भी दे दिए, 100 तक खुश हो जाओगे आप। मेरी बात सुनना, 100 से ज़्यादा तो दे नहीं सकता, क्योंकि 100 नंबर का ही पेपर था, 100 तक मैक्सिमम लिमिट होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
मैंने इनको कर दिया फेल और मैंने इनको दे दिया 20 नंबर। अब अंश आपका क्या रिएक्शन होगा? भैया ऑब्वियसली दुखी हो गए ना, क्योंकि अंश की जो चाहत थी वो कम से कम 40 नंबर की थी भैया, उनका ट्यूशन लगाने का पर्पस ये था कि 40 नंबर आ जाए, पर मैंने 20 नंबर दिलाए इनको, तो भैया क्या ये मेरे से नाराज़ होंगे? तो अब एक बात समझो, एट लीस्ट इनको 40 चाहिए थे, बट ये 40 पे भी खुश थे, 45 पे भी खुश हुए, 50 पे भी खुश हुए, 60 पे भी, 80 पे भी, 90 पे भी। मीन्स जब भी मेरे को क्वेश्चन बोलेगा एट लीस्ट, तो मैं किस तरफ भागना शुरू कर दूँगा? मैक्सिमम की तरफ। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा था, आओ जल्दी दोबारा से, वी विल फोकस ऑन मैक्सिमम लिमिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, जैसे मेरे वाले एग्जांपल में मैक्सिमम कितने थे? 100 नंबर। इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम हेड कितने आ सकते हैं? 3। भैया इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम हेड कितने आ सकते हैं? 3। तो भैया देखो, यहाँ पर 2 हेड वाले तो सारे केसेस लिख लिए, बट अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि मैं यहाँ पर ट्रिपल एच भी लिख लूँगा, तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। अगर मैं यहाँ से बोल दूँ कि मैं ट्रिपल एच भी लिख लूँगा, तो मुझसे नाराज़ मत होना। क्यों? क्योंकि ये केस भी क्वालीफाई करेगा यहाँ पर। ये ट्रिपल एच वाला केस भी यहाँ पर आएगा, मैं बताता हूँ क्यों, सुनो। मुझे कम से कम 2 हेड चाहिए थे, तो 2 हेड वाले तो सारे लिख लिए मैंने, बट मेरे को 3 हेड भी मिल गए, तो मैं दुखी थोड़ी होऊँगा। अंश को अभी 50 40 के बजाय 50, 55, 60 नंबर मिल गए, तो आप खुश हुए ना? तो एटलीस्ट में आपको किस तरफ फोकस रखना है? मैक्सिमम की तरफ। डन है ये मेरी बात? अब समझो एक और केस, इसी का करते हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड, अब इसको ध्यान से सोच के बताना, एटलीस्ट 1 हेड। तो एक बात बोलो, इसमें एक हेड जहाँ-जहाँ है पहले तो वो लिख लो, वो वाले लिख लो, ठीक है? तो एक हेड कहाँ पर है? एच, टी, टी, ये पहला वाला है। दूसरा कहाँ है भैया? टी, एच, टी, और तीसरा है टी, टी, एच। एक हेड आ गया। अब एक बात बताओ, मेरी चाहत है कम से कम 1 हेड आने की, बट मेरे 2 हेड आ गए, तो मैं क्या दुखी होऊँगा? भैया और चलो 2 वाले लिख लेते हैं पहले। चलो 2 वाले ये रहे सारे, एच, एच, टी, एच, टी, एच, फिर टी, एच, एच। अब एक बात बताओ, भैया 40 नंबर आने थे, 50 आ गए तो भी मैं खुश हुआ। क्या मेरे 100 नंबर आ जाएँगे तो मैं खुश नहीं होऊँगा? 100 नंबर आ गए तो मैं खुश नहीं होऊँगा, भैया नाचूँगा मैं तो। तो यहाँ पर ट्रिपल एच भी आ जाएगा भैया आपका। यहाँ पर फ़ॉर श्योर आपका ट्रिपल एच भी आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर मैंने क्या बोला आपसे, अगर क्वेश्चन कहता है कि मेरे को एट लीस्ट 1 हेड चाहिए, 1 हेड एट लीस्ट, तो उसमें 2 हेड वाले भी क्वालीफाई करेंगे, 3 हेड वाले भी क्वालीफाई करेंगे। बट अगर मैं आपसे बोल दूँ कि मान लीजिए यहाँ पर 4 बार टॉस हुआ था, तो यहाँ पर कितने हेड वाले और आ जाते? भैया यहाँ पर 4 जो अगर हेड आता ना तो वो भी आ जाते। मतलब समझ रहे हो ना? अगर मैं बोलूँ कि भैया 4 कॉइन टॉस करें, तो 1 हेड वाला भी आ जाता, जिसमें 2 हेड आए हैं वो भी केस आ जाता, 3 हेड वाले भी आ जाते, 4 हेड वाले भी आ जाते। सिंपल ये है। भैया एक और इवेंट लिखो एफ। अब इसमें आप सोचना, एट मोस्ट 2 हेड। भैया एट मोस्ट का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितने हेड चाहिए भैया इसमें? 2। ऐसा मैं क्वेश्चन से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितने चाहिए? 2 हेड। इसको कुछ ऐसे समझो कि मुझे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसको मैं कैसे बोलूँ यार? चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपको किसी कॉलेज में जाने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा कोई परसेंटेज चाहिए थी, 2 हेड, मतलब आपने ये बोला मैक्सिमम लिमिट बता दी आपने। अब जब भी आपने मैक्सिमम लिमिट बताई, तो आप किस तरफ मूव करोगे? पीछे की तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया क्या है, वी विल फोकस ऑन लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपनी जब मैक्सिमम लिमिट बता रहा है, तो हम किस तरफ जाएँगे? लोअर की तरफ। एक बात बताओ, 2 हेड वाले कौन-कौन से केसेस थे? तो 2 हेड वाले कौन-कौन से केसेस थे? मैं यहीं से लिख रहा हूँ। भैया एच, एच, टी 2 हेड आ गए। एच, टी, एच 2 हेड आ गए। भैया टी, एच, एच 2 हेड आ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। मैं कम से कम की तरफ चलूँगा या ज़्यादा की तरफ चलूँगा? भैया अब कम की तरफ चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड चाहिए मेरे को। मतलब मैं आपसे बोलूँ कि इसको ऐसा मत समझो कॉलेज, ये इसको इस तरीके से समझो कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 सब्जेक्ट में फेल होने चाहिए। 2 टेस्ट में फेल होने चाहिए। मान लो मैंने 5 टेस्ट लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 टेस्ट में फेल होने चाहिए। तो आप लोग क्या चाहोगे कि हाँ, हम 3 टेस्ट में फेल हो जाएँ? आप ऐसा समझो ना इसको, केस को। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आप लोगों के 5 टेस्ट लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तुम, चलो इसी क्वेश्चन पे करते हैं। मैंने आप लोगों के 3 टेस्ट लिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम 2 टेस्ट में फेल होने चाहिए हो। बट अगर आप तीनों में फेल गए, तो भैया फेल हो गए तो क्या होगा बताओ? मैं पनिशमेंट दूँगा आप लोगों को। बट मैक्सिमम अगर 2 में हो गए तो कोई दिक्कत है आपको? चलो नहीं है। बट एक बात बताओ, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट था चंपक, वो 1 में फेल हुआ। वो सेफ है या पिटेगा वो? भैया सेफ है, ऑब्वियसली सेफ है। अच्छा कोई बंदा था, मान लो अंश था, तो ये 2 में फेल हुए, तो क्या करना है? सेफ है या नहीं है? सेफ हो। अब एक बात मान लो कि अमित है हमारी क्लास में, वो 3 में फेल हो गया, क्या करना है? छोड़ दें? भैया ऑब्वियसली गलत है ना तीनों में फेल होना। मैंने कहा था मैक्सिमम 2 में फेल हो सकते हो। तो भैया जो 2 में फेल हुआ है वो ठीक है, जो 1 में फेल हुआ है वो भी ठीक है। बट अब एक बात समझो, एक बंदा था वेरी इंटेलिजेंट, वो 1 में भी फेल नहीं हुआ। तो क्या करोगे उसको? उसको फेल कर दोगे? भैया वो भी सही है ना। तो आप यहाँ पर क्या, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था देखो,
2 हेड वाले केस तो आपने ले लिए सारे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैक्सिमम बोला है 2 हेड, तो आप वो केस भी ले लो जिसमें एक बार हेड आ रहा है। तो एक बार हेड कहाँ-कहाँ आ रहा था? एच, टी, 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 एच, टी और तीसरा आ रहा था टी, टी, एच। अब एक बात बताओ, ये कौन से वाले हो गए आपके भैया जिसमें एक बार हेड आया? भैया वो केस भी तो हो सकता है कि एक बार भी हेड नहीं आया, भैया वो भी तो बच्चा हो सकता है जो एक भी टेस्ट में फेल नहीं हुआ। तो मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पर एक और डिजिट आ जाएगी ट्रिपल टी, क्योंकि इसमें एक बार भी हेड नहीं आ रहा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। भैया जब भी एटमोस्ट की बात करें कि एटमोस्ट 2 हेड, तो मैं मूव करूँगा पीछे की तरफ, यानी कि मैक्सिमम 2 हेड है, मिनिमम 1 हो सकता है, फिर 0 भी हो सकता है। अब समझो टेस्ट के केस में मैंने कैसे बताया। मान लीजिए मैंने आपके 3 टेस्ट लिए और मैंने आपसे बोला कि भैया अगर आप 2 टेस्ट में फेल हो तो कोई बात नहीं, बट अगर 2 टेस्ट से ज़्यादा में फेल हो तो दिक्कत है। तो मैंने बोला एटमोस्ट 2 टेस्ट में फेल हो जाओगे तो चलेगा। भैया तो अब देखो, अब हुआ क्या, एक बंदा था जो 2 में फेल हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। एक बंदा ऐसा था जो सिर्फ 1 टेस्ट में फेल हुआ, वो भी क्वालीफाई कर जाएगा। एक बंदा ऐसा था जो किसी भी टेस्ट में फेल नहीं हुआ, तो ये तीनों बंदे क्वालीफाई कर जाएँगे। कौन-कौन से? जो 2 टेस्ट में फेल हुए थे, जो 1 टेस्ट में फेल हुआ था और जो 1 भी टेस्ट में नहीं हुआ था। बट लेट्स से कोई बंदा था अमित जैसा जो तीनों टेस्ट में फेल हो गया, तो इनका क्या करना है, इनको पीट देना है। क्योंकि भैया डिस्क्वालीफाई हो गए ना, मैंने मैक्सिमम लिमिट कितनी रखी थी 2 की, ये तीनों में फेल हो रहे हैं, तो इसको इस तरीके से याद रखना, ठीक है? एट मोस्ट 2 हेड का मतलब क्या हो गया कि भैया ये सारी चीज़ें आ गई और ये कौन-सा है जिसमें हेड कितनी बार आया हुआ है? 0 बार, 0 बार। 0 बार आया ना? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, ठीक है? ये 2 केसेज़ आपके याद रखने चाहिए आपको, ये मैंने आपको दोनों लिखवा दिया। अब भैया एक बात बताओ, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, वहाँ से कहाँ यहाँ पहुँच गए? अब मैं बताऊँगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सुनना ध्यान से। भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप जो टाइम इतना लगा रहे हो, हमें लग रहा है वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं। भैया 13.4 देखोगे ना, 13.4 या 3 बेस थ्योरम है आपकी पूरी की पूरी और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन पार्ट है। मतलब अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ नहीं आई तो वो भी नहीं आएगी और क्वेश्चन बेसिकली ज़्यादातर ना मैंने देखा है या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होता है एग्ज़ाम में या फिर बेस थ्योरम से होता है। पहले जब ये थे आपके वेरिएंस और निकालने वाले तो उससे आते थे पर अब इस बार है नहीं सिलेबस में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझना ज़रूरी है इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? और ज़्यादा टाइम आपने देखा होगा मैं आपका बेस बना रहा हूँ क्योंकि आपका बेस वीक है। बेस वीक होता नहीं हम कर देते हैं याद रखना। चलो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। भैया कॉइन टॉस हुआ है, तो क्या-क्या आ सकता है मैं वो लिख देता हूँ। 4 बार हेड, 4 बार टेल। भैया इस एग्ज़ाम्पल से समझाओगे? हाँ, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। अब सुनना, ये एक मेरा मान लो एक ऐसा इवेंट था जिसमें 3 हेड आए हैं, ठीक है? और एक एफ मेरा इवेंट था जिसमें एटलीस्ट 2 हेड आए हैं। मुझे बताओगे 3 हेड वाले में कौन-कौन सी डिजिट्स आई हैं आपकी? 3 हेड वाले में? तो भैया एक ही आएगा इसमें तो, ट्रिपल एच, इसमें तो यही इवेंट आएगा, है ना? अच्छा एटलीस्ट 2 हेड में कौन-कौन से आएँगे? अभी-अभी आपने करा था कि जिसमें 2 हेड आएँगे वो भी आएगा और जिसमें 1 हेड आएगा वो भी आ जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? भैया जिसमें 2 हेड आए हैं वो आएगा और जिसमें 3 हेड आए हैं वो भी आ जाएगा। तो अभी 2 हेड वाले और 3 हेड वाले, तो 3 हेड वाला लिख लूँ? हाँ भैया लिख लीजिए। ये मैंने 2 हेड वाला लिख लिया, फिर मैंने 2 हेड वाला लिख लिया। भैया ये लिखूँ एचटीटी लिखूँ? ये वाला, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही हेड है सिर्फ, ठीक है? टीएचएच और कुछ आएगा? भैया कुछ नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो आप क्या बोलोगे? भैया टोटल इवेंट कितने हैं आपने? कितने? 8 और ये कितनी बार लिखा हुआ है? 1 बार तो 1/8 ई की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछूं तो आप बोलोगे 4/8 पक्की बात है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलने की कोशिश करता है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये बोलता है कि सुन, एफ इज गिवन, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोलेगा। इसका सिंपल मतलब है कि एफ विल श्योरली हैपन हैपन मतलब भैया देखो अब आपको क्या बताना है, आपको ये बोल दिया कि एफ इसमें गिवन कर देता है कि भैया देखो कुछ हो या ना हो इस ब्रह्मांड में, एफ तो होगा ही होगा। मीन्स एटलीस्ट कम से कम 2 हेड आएँगे ही आएँगे। भैया अब 3 हेड आए या नहीं आए वो नहीं कह रहा क्वेश्चन। देखो 2 हेड में तो ये भी केस हो सकता है ना 1, 2, 3 ये तीनों केस हो सकते हैं और शायद ये केस भी हो। तो क्वेश्चन आपसे बोलता है कि भैया एफ तो होगा ही होगा। आप हमें बताओ कि अगर एफ होगा ही होगा तो उसमें ई होने के चांसेस क्या होते हैं? भैया समझ तो आया नहीं होगा। अभी समझा रहा हूँ ना सुनो। भैया पहले इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ई के चांसेस बताओ जब एफ होने वाला है, ऐसा लिखना है आपको ई स्लैश एफ इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन। जो भी गिवन होता है वो नीचे लिखते हैं। मैं अभी लिखवा दूंगा सारी चीज आप समझो। मैं दोबारा से बोलता हूँ। भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो पी ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8 1/8
बट हम आपको क्या कह रहे हैं ना, हम आपको थोड़ा आसान रास्ता बताते हैं। हमने कहा बताओ, वही हमें ये कहते हैं कि एफ तो होगा ही होगा, एफ फॉर श्योर होगा ही होगा। भैया कुछ हो या ना हो, एफ होगा ही होगा। एफ है क्या? कि कम से कम 2 बार तो हेड आएगा ही आएगा। आप हमें ये बताओ कि अगर कम से कम 2 बार हेड आ सकता है, तो उसमें ई की प्रोबेबिलिटी यानी कि 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो बताओ मुझे। तो भैया इसका सिंपल फॉर्मूला जो लिखवाया हुआ है आपके इंस्टीट्यूट ने, वो क्या लिखवाया हुआ है? ऊपर लिखो ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे लिखो पी एफ और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलो, अब एक बात बताओ, ई और एफ में कॉमन पोर्शन है क्या? ई और एफ में चलो जो देखते हैं। एक बात बताओ, कॉमन क्या है पहले बताओ? भैया एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। पक्की बात है? तो आपने बोला ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन क्या है? तो आपने बोला ट्रिपल एच। भैया प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अगर इसकी देखें तो? 1/8। भैया क्योंकि टोटल 1 है और टोटल टोटल 8 है और वो यहाँ तो 1 ही है, तो 1/8। चलो फॉर्मूले में पुट करो जरा। तो ऊपर आ जाएगा भैया आपका क्या? 1/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ और नीचे क्या आ रहा है? पीएफ और एफ की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 4/8। कितनी आ गई भैया इसकी प्रोबेबिलिटी? जरा देखो तो। 8 से 8 कट गया, आंसर आ गया आपका 1/4। पहले कुछ बातें यहाँ पर करते हैं। एक बात बताओ, ये प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा अच्छी है या फिर ये प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा अच्छी है? सोच के बताना। मतलब आपको क्या लग रहा है? ज़्यादा एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? देखो आप एक बोलते हो कि भैया 40% है कि इंडिया जीत जाएगी। मान लो फिर 60% है कि इंडिया जीत जाएगी। अब आप इसमें से ज़्यादा किसको बोलोगे? 1/8 को या 1/4 को? तो भैया आपका आंसर होगा 1/4 को, क्योंकि 1/4 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये 25% आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25% आएगा और 1/8 कितना आ रहा है भैया आपका? 12.5%। आप करके देख लेना, 100/8 करोगे 12.5 आएगा। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से ज़्यादा क्या है? 25 है भैया, इतना तो हमें भी पता है। दैट मीन्स मैं आपको सिंपल बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी एज़ इट इज़ चल रही थी, जैसे चलनी थी। फिर इस पे वर्क हुआ होगा और काम करते-करते जो हमारे मैथमेटिशियंस होंगे, जो हमारे थे इतने बड़े-बड़े फिलोसोफर्स, उन्होंने क्या दिमाग लगाया होगा कि भैया हम प्रोबेबिलिटी को और एक्यूरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हमने कहा कैसे? देखो वो कहेंगे कि देखो पहले हमारा आंसर कितना आ रहा था, इसी वाले केस में पहले हमारा आंसर आ रहा था 12.5%, जिसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम थी, इधर-उधर थी। बट हमने और अच्छे से एनालाइज़ करा और हमने कहा कि अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं उस सिचुएशन पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेट आएगी 25%। आप देखो ना कि पहले ट्रिपल एच आने के चांसेस कितने थे? 12.5%। अब ट्रिपल एच आने के चांसेस कितने हैं भैया? 25%। इसके पीछे का पता है लॉजिक सिर्फ एक है, अगर मैं एक लाइन में बताऊँ। अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपने ना टोटल जो टोटल फेवरेबल टोटल आउटकम्स थे वो कम कर दिए हैं। आपने क्या कर दिया है, जो टोटल आउटकम्स थे वो कम कर दिए हैं। देखो, आपके यहाँ पर टोटल आउटकम्स 8 थे, पक्की बात है। मैं कह रहा हूँ अब यहाँ पर आपका टोटल आउटकम सिर्फ 4 है। भैया कैसे आप बताओ? सुनो, अब मैं कहता हूँ ये फॉर्मूले को भी मारो गोली। भैया ये फॉर्मूला कहीं से तो बनाया होगा ना? तो अब ये फॉर्मूला कहाँ से बना है एक बार देख लो, फिर हम अपने क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? फिर मुझे कुछ नहीं बताना आपको, सुनो। एक बात बताओ, भैया ई क्या था आपका? आपने बोला ट्रिपल एच। एफ क्या था आपने बोला मेरे को? ये लिखा हुआ है ट्रिपल एच और मैं बोलूँ एच एच टी, फिर मैं बोलूँ एच टी एच और लास्ट वाला क्या है? टी एच एच। ये है, पक्की बात है? तो ये फॉर्मूले को मारो गोली। आप एक बात समझो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बतानी है। ई बतानी है। अब एक बात समझो, मैं आपसे सिंपल ये कहूँ कि भैया आपको ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब ये पक्का आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये आएगा तभी तो ये आ सकता है। यह क्या मतलब? मतलब अगर एफ आएगा तभी तो ई आएगा। मीन्स मैं ये क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना। देखो, एक बार हेड आया तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, हो सकता है ई आ जाए, ठीक है? अच्छा चलो, 2 बार हेड आ गया तो आपको क्या लगेगा कि यार हाँ, ई आ सकता है, ई आ सकता है अभी भी। बट तीसरे बार में अगर टेल आ जाए तो आपको क्या लगेगा? गलत हो जाएगा आपका सिचुएशन, पक्की बात है। भैया आप ये समझो कि यहाँ पर अगर ये सिचुएशन बनेगी कि कम से कम 2 बार तो आपको हेड चाहिए ही चाहिए ना। आपको वैसे मैक्सिमम 3 बार चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो 3 बार का है। बट आप कम से कम 2 बार तो पहले एक्सपेक्ट करोगे ना, 2 बार, तभी तो तीसरी बार हेड की एक्सपेक्टेशन करोगे। अगर मान लो पहली बार ही टेल आ गया, पहली बार ही टेल आ गया, तो 3 बार हेड आ सकते हैं क्या? पहली बार ही टेल आ गया तो किस बात का हेड आ जाएँगे? नहीं आएँगे। तो भैया सिंपल बात ये है कि अब ए की जो डिपेंडेंसी है वो एफ इवेंट पे है। तो आप क्या करो, तो क्या फॉर्मूला था भैया? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो अब आपको क्या करो, टोटल लेके चलो एफ को। टोटल किसको लेके चलोगे आप? एफ को। तो एफ पे कितने भैया इवेंट है आपके? 4 और अपने को कितना चाहिए ई के लिए? ये वाला ही तो चाहिए सिर्फ ये। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1/4। ये आपके सिंपल लॉजिक से इन्होंने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करा, मतलब ये तो आपने वर्बली बात करी ना इसमें, इसी को इन्होंने फॉर्मूले में कन्वर्ट करा और अपना आंसर निकाला 1/4।
भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि जब किसी एक इवेंट को बता दिया जाए और आपको दूसरा इवेंट पूछा जाए। इसको आप लिख लो पहले मेरे संग, इस एग्ज़ाम्पल को तो लिख ही लेना अभी। पहले आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख लो कि है क्या? थोड़ी आसान भाषा में। लिखिए। In these types of problem, two different events are given. Let's say E and F, and any one event is certain to occur, लिख लो। One event is certain to occur. Let's say F will happen, F होगा ही होगा, या फिर F is given, क्वेश्चन में ऐसा भी बोला होता है F is given, ठीक है? या फिर ऐसा बोला होता है F is certain, F तो होना ही होना है, ऐसी कुछ भी भाषा बोल दे, आप समझ जाना कि F इवेंट है जो आपको गिवन है। तो we have to find out probability of E on the basis of F, और F के बगल में लिखना गिवन इवेंट। बस इतना लिख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। और आपको रेफर करने के लिए लिख लो रेफर अबव एग्जांपल। रेफर करोगे आप अबव एग्जांपल को, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। राइट। रेफर करोगे आप अबव एग्जांपल को, तो उसमें मैंने सेम इसी तरीके से लिखा है, तो वही मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है? फॉर्मूला होता है इसका E बाय एफ, ऊपर आता है E इंटरसेक्शन एफ, और नीचे आता है पी एफ, यानी कि ये जिसकी कंडीशनल इसको कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन एफ इज गिवन, ठीक है? और ये नीचे वाले को क्या लिखते हैं? गिवन। ये गिवन होता है, जो सबसे नीचे दे रखा होता है वो गिवन होता है हमेशा। इस बात को अच्छे से आप लोग याद रखना। डन। कम ऑन, अब इतना उतार लीजिए आप लोग, फिर आपको क्वेश्चंस पे मैं शिफ्ट कराता हूँ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 6-7 क्वेश्चन हम करेंगे आज की क्लास की। हो गया ये वाला? अच्छा, सॉरी, कम ऑन करो। चलिए, एक काम करेंगे बस, आपने ना ये उतार के रखा होगा कहीं शायद, ऐसा, ये चीज़, भैया कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। आप बस एक फ़ॉर्मूला कहीं भी लिख के रख लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला है कि भैया ए यूनियन बी का एक फ़ॉर्मूला होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फ़ॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस करना होता है आपको इसका इंटरसेक्शन। ये सिंपल फ़ॉर्मूला होता है, आप इसको लिख के रख लो, इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलों में से एक है, ठीक है? अच्छा, इस वीडियो को मैं यहीं ऑफ कर रहा हूँ, मैं ना 13.1 के लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये क्या कर दिया ना, मैंने इसमें सारे बेसिक्स बताए हैं, तो बेसिक्स को मैं अलग बना रहा हूँ, 13.1 के लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? चलिए, आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, दूसरी वीडियो रेफर करो 13.1 के लिए।